नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। पवित्र और पावन चारधाम यात्रा के लिए दूर दूर से श्रद्धालु देवभूमि पहुंच रहे हैं। राजस्थान से ऐसे ही श्रद्धालुओं का एक दल पैदल ही दर्शन करने के लिए यहां पहुंच रहा है। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। चारधाम यात्रा में राजस्थान से पैदल पहुंचे श्रद्धालु। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है और अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसमें शामिल हो चुके हैं। हालांकि बाबा केदार के धाम में बर्फबारी हो रही है और बद्रीनाथ में बारिश। इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बाबा बद्रीनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बारिश हो या फिर बर्फबारी, भक्तों के कदम नहीं रुक रहे। हर मौसम की चुनौती को पार करते हुए श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड, ऊंचे पहाड़ और बदलते मौसम में भी भक्तों की श्रद्धा अडिग है। दूर दूर से आए श्रद्धालु जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ धाम में भक्ति और विश्वास की अलग जगा रहे हैं। कड़ाके की ठंड बद्रीनाथ धाम में इस समय हो रही है। हालांकि मई का महीना है, लेकिन ठंड पूरे दिसंबर जनवरी का एहसास करा रही है। लेकिन बद्रीनाथ में जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो पूरी तरह से उत्साह के साथ दिखाई दे रहा है। लगातार 15 से 16 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। अब तक 1,73,000 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं। हालांकि आज मौसम ने राहत दे दी है, आसमान में बादल है, लेकिन बद्रीनाथ धाम की जो चोटियां हैं वो बर्फ से अब सफेद दिखाई दे रही हैं। मौसम कैसा भी हो, लेकिन भगवान से मिलने का प्रेम हर बाधा को छोटा कर देता है। तेज धूप हो, मूसलाधार बारिश या फिर कड़ाके की ठंड, श्रद्धालुओं की आस्था हर परिस्थिति पर भारी पड़ती है। ऐसी ही आस्था राजस्थान के करौली से पहुंचे 13 श्रद्धालुओं के दल में देखने के लिए मिली, जो पैदल यात्रा करके बाबा बद्री विशाल के धाम पहुंचे। पिछले 22 दिनों से ये लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं और करीब 900 किलोमीटर की दूरी तय कर जोशीमठ पहुंचे हैं। 22 दिनों की इस कठिन पदयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने कई शहरों और गांवों से होकर सफर तय किया। अब जोशीमठ पहुंचने के बाद उनका अगला पड़ाव बद्री विशाल का दरबार है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और राजस्थान से आए चारधाम यात्रा करने। कैसे आया है, क्या पैदल आए गांव से ही। उम्र के इस पड़ाव पर भी कठिन पहाड़ी रास्तों, बदलते मौसम और लंबी दूरी की चुनौतियों को पार करते हुए इन यात्रियों ने दिखा दिया कि जब मन में आस्था हो तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। वैसे आस्था के इस पथ पर प्रकृति की खूबसूरती भी श्रद्धालुओं का उत्साह और साहस बढ़ा रही है। हिमालय की वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ और बहती नदियां इस यात्रा को और भी दिव्य बना रही हैं। इस बीच मौसम का साथ भी यात्रियों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है। दरअसल चारधाम यात्रा मार्ग पर मौसम लगातार करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी जिलों में 5 से 7 मई के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, तो वहीं बादल छाए रहने का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके चलते तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है और ऊंचाई वाले धामों में ठंड बढ़ सकती है। वहीं 8 से 10 मई के लिए पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन रुक रुक कर बादल और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। यानी फिलहाल पूरी तरह साफ मौसम की उम्मीद नहीं है। अचानक से ठंड इतनी बढ़ गई है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि जोशीमठ, चमोली तमाम जगहों पे इस समय ठंड देखने को मिल रही है। बावजूद इसके जो उत्साह है श्रद्धालुओं का वो अपने आप में बहुत उत्साहजनक है। बद्रीनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद श्रद्धालु मंदिर की लाइन में कतार में देखे जा रहे हैं।
ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए जरूरी है कि वे यात्रा के दौरान मौसम की जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें और पहाड़ों पर सावधानियों के साथ इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, खूबसूरत और सुगम बनाएं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सलोड़ी के साथ गुड न्यूज टुडे। मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन पूजन का विशेष दिन माना जाता है, लेकिन आज का दिन यानी कि ज्येष्ठ महीने का मंगलवार बेहद शुभ है। आज बड़ा मंगल का पर्व है। बजरंगबली के भक्तों के लिए आज के दिन का विशेष महत्व होता है। इसे आस्था, सेवा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है बड़ा मंगल पर मंदिरों में लगे बजरंगबली के जयकारे। देश भर के तमाम हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। संगम नगरी प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन का श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। यहाँ इन्हें बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है। संगम तट पर रामदूत की जय जयकार तो है ही, रामनगरी में भी पूरे उत्साह के साथ बड़े मंगल का पर्व मनाया जा रहा है। हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। यूं तो हर मंगलवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है, लेकिन आज की बात ही कुछ और है। श्रद्धालुओं में संकट मोचन के दर्शन का भारी उत्साह दिख रहा है। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में आस्था भक्ति का महामेला लगा हुआ है। बजरंगबली के भक्त आज के दिन दान पुण्य भी कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी भक्तों का हुजूम उमड़ा है। कहते हैं कि बड़े मंगल के दिन अगर सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की जाए तो साधक के जीवन के सभी दुख दूर हो सकते हैं। इस दिन का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ माह के मंगल के दिन ही हनुमान जी को अमरत्व का वरदान मिला था और इसी दिन भगवान श्री राम और महाबली हनुमान का मिलन हुआ था। इसलिए इसे महाबली की कृपा पाने का शुभ दिन माना जाता है। मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में। तस्वीर दिखाऊंगी कि किस तरीके से सुबह से ही भक्तों का ये जो हुजूम है वो नजर आ रहा है। मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ, लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ जाएगी, लेकिन आस्था के साथ हर कोई जो है इस वक्त मंदिर में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाहे किसी बुजुर्ग की बात हो या फिर किसी भी कोई भी वर्ग हो, आपको हर एक वर्ग जो है वो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने जरूर आया है। और उनके नजदीक जो तस्वीरें हैं हम आपको वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर भी जो है आपको भीड़ जो है वो नजर आ जाएगी। अगर ज्येष्ठ महीने के मंगलवार की बात करें तो हर मंगलवार जो है उसकी अपने ही जो है बड़ी मान्यता होती है, लेकिन जब बात बड़े मंगलवार की होती है तो कहा जाता है कि उत्तर भारत में खासकर दिल्ली हो या यूपी हो, ये आसपास के सभी क्षेत्रों में जो है विशेष मान्यता पूरी तरीके से मानी जाती है और इस समय जो है हनुमान जी की उपासना को ये समर्पित होता है। मान्यता है कि इस महीने में हनुमान जी की पूजा करने से शीघ्र वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों को संकट जो है वो दूर करते हैं। तो उसी संकटों को दूर करते हुए परिवार की सुख समृद्धि की आस्था के लिए, मनोकामना के लिए यहाँ पर हर एक भक्त जो है वो इस वक्त मंदिर परिसर में आ रहा है और हनुमान जी के दर्शन कर रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र में एक मेले का आयोजन किया गया है जो कि आस्था, परंपरा और गांव की एकता का जीवंत प्रतीक बन गया है। यहाँ के कोटकी गांव में कटबंधी की परंपरा निभाई गई, जिसमें रस्सियों के सहारे से करीब 300 मीटर तक खिसकाया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है पौड़ी के कटबंधी मेला में उमड़ा आस्था का सैलाब। पौड़ी जनपद के खिरसू क्षेत्र के ग्वाड़ कोटकी गांव में आयोजित पारंपरिक कटबंधी मेले का इस वर्ष भी बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजन हुआ। ये मेला हर साल दोनों गांव में बारी बारी से होता है और इस बार कोटगी में ये मेला धूमधाम से संपन्न हुआ। रविवार को देवताओं की पूजा अर्चना से मेले की शुरुआत हुई, जिसके बाद रात भर ढोल, दमाऊ, जागरण और देव मन्नान से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। सोमवार सुबह देव स्नान और विधिवत पूजा के बाद कुल देवताओं का आह्वान हुआ, जिसके साथ कटबंधी की परंपरा निभाई गई। पंचायत चौक में पारंपरिक वेशभूषा, पगड़ी, लाल टीका और तलवारों के साथ कटबंधी को सजाया गया। इसके बाद ढोल दमाऊ की ताल पर रस्सियों के सहारे इसे लगभग 300 मीटर तक खिसकाया गया, जिसे देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे और वहां पर जयकारे गूंजने लगे। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ बाहर रह रहे प्रवासी भी शामिल हुए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस मेले की जानकारी यूनेस्को तक पहुंचाने का वादा किया। बहुत पौराणिक मेला है और खिरसू ब्लॉक का ये बहुत पौराणिक मेला है और हर साल ये मेला कभी ग्वाड़ में होता है और कभी कोटगी में होता है। इस साल हमारे कोटगी गांव में हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है हर साल इस मेले में आता हूँ
और आज गांव के लोगों ने मुझसे डिमांड की थी कि इस मेले में जहां से कटबद्धी जो है नीचे उतरती है वहां पे लगभग एक अस्थाई निर्माण करना है। तो मैंने कहा है कि 5 लाख रुपए यहाँ और 5 लाख रुपए कोठी दोनों गाँव को मैं देने वाला हूँ, ताकि यहाँ पे अस्थाई जो है पूरा काम किया जा सके। ये हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है। जब हम बचपन में थे, छोटे जब पैदा भी हुए, उससे पहले से ये चल रहा है। तो हम तब से उनसे सीख करके हमने ये वो विधि विधान हमने इसको खड़ा रखा है अभी तक, क्योंकि हमारे ये गढ़वाल की एक वो है परंपरा के जो पूर्वजों ने हमारे को बताया हुआ कि भाई इस तरह का भी काट बद्दी बनता था है। अब उसको ऐसे एक मोटे रस्से में, ये रस्सा जो बनता है एक हफ्ता पहले इसको जो है बनाया जाए। एक ठीक 7 दिन लगते हैं इसको बनाने में। उसके बाद तब 8वें दिन ये बद्दी जंगल में जाके लकड़ी काट के, जंगलात मतलब वन विभाग से मंजूरी लेके लकड़ी काटी जाती है। उसके बाद तब जो है ये काट का बद्दी बना के इसमें चढ़ाया जाता है। मुंबई की 9 साल की अनैया ने तैराकी में रिकॉर्ड बनाया है। अनैया ने अटल सेतु के उल्वे से गेटवे ऑफ इंडिया तक की करीब 17 किलोमीटर की दूरी को तैरकर पार करने का कारनामा दिखाया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है 9 साल की अनैया ने तैराकी में बनाया रिकॉर्ड। मुंबई के डोंबिवली में रहने वाले अनैया कारकर ने तैराकी में रिकॉर्ड बनाया है। अनैया ने अटल सेतु उल्वे से गेटवे ऑफ इंडिया तक लगभग 17 किलोमीटर का समुद्री सफर तैरकर इतिहास रच दिया। अनैया ने यह सफर महज 4 घंटे में पूरा किया है। एक मई को जब पूरा महाराष्ट्र अपनी स्थापना का जश्न मना रहा था, इसी समय एक नन्ही लड़की आंखों में एक विशाल ख्वाब समेटे समंदर की लहरों से पार पाने की जद्दोजहद कर रही थी। अंधेरी रात में इस छोटी सी बच्ची की हिम्मत और साहस ने तैराकी में रिकॉर्ड बना दिया। केवल 9 साल की अनैया कारकर ने अटल सेतु के पास उल्वे से गेटवे ऑफ इंडिया तक करीब 17 किलोमीटर का समुद्री सफर तैरकर इतिहास रच दिया है। डोंबिवली की रहने वाली अनैया ने रात करीब 2 बजे अटल सेतु के पास से तैरने की शुरुआत की और सुबह 6 बजे तक अपनी मंजिल हासिल कर ली। अटल सेतु के उल्वे से गेटवे ऑफ इंडिया तक मात्र 4 घंटे में 9 साल की बच्ची अनैया ने तैराकी की है, जिसकी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र में उनका बहुत ज्यादा नाम इस समय बन रहा है। तैराकी में ये उपलब्धि हासिल करने वाली अनैया को बचपन से ही पानी से लगाव रहा है। जब वो लगभग 6 साल की थी तो परिवार वालों ने उसका एडमिशन डोंबिवली के एक स्कूल में करवा दिया था। हालांकि बीच में मुश्किलें आई, ट्रेनिंग रुकी, लेकिन हौसला नहीं टूटा। अनैया ने दोबारा अभ्यास शुरू किया और मेहनत को अपना साथी बना लिया। पहले भी मैं जाती थी, तब मुझे अच्छा लगा स्विमिंग। इसके लिए मैंने पापा को बोला कि स्विमिंग को डालो। फिर मैंने इतने सारे पोस्टर देखे तो मुझे भी ये करने का मन हुआ। अच्छा, लेकिन रात में आप डर नहीं लग रहा था? आपके साथ कौन कौन था उस समय? तब तो डर नहीं लगा और तब मेरी पूरी फैमिली थी। ओमकार इंटरनेशनल स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा अनैया पिछले 6 महीने से रोजाना 3 से 3.5 घंटे तक लगातार अभ्यास करती रही। अनैया ने समंदर में तैराकी का 4 बार अभ्यास किया और आखिरी में 17 किलोमीटर का समुद्री सफर उन्होंने महज 4 घंटे में तैरकर पार किया। उनकी इस उपलब्धि से अनैया के स्विमिंग ट्रेनर बेहद खुश है। फिर से वो पापा के पीछे लगी कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे स्विमिंग करना है। तो फिर हमने लगा दिया कि देखते हैं कैसे टाइमिंग वगैरह एडजस्ट करके। तो सिर्फ अभी अक्टूबर से उसका ट्रेनिंग नॉर्मल स्विमिंग का स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इतना ठंड था, सब था, बट वो जाती थी सुबह 5 बज के, क्योंकि हमारे पास उतना ही टाइम रहता था सुबह का, मॉर्निंग का। ये क्लास कभी नहीं छोड़ती थी। ये क्लास वो बिना एक छुट्टी लिए पूरा कंप्लीट करती थी। और आप जितने भी सर लास्ट मंथ में हम लोग को जो उसे 4 घंटा करना पड़ता था प्रैक्टिस। जिमखाने में लगे ओपन सी स्विमिंग के पोस्टर से मिली प्रेरणा ने अनैया में एक सपना जगाया और परिवार और कोच के सहयोग ने उसे हकीकत में बदल दिया। अब इतनी कम उम्र में इतना बड़ा समुद्री सफर तय करने पर अनैया के साहस की चौतरफा सराहना हो रही है। अब अनैया का अगला लक्ष्य इंग्लिश चैनल पार करना है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये जिमखाने में बेसिक सीखने आए थे। बेसिक सीख के होके बाद में उसको एडवांस कोचिंग लगाया। उसका एडवांस कोचिंग में वो 4 स्ट्रोक जल्दी सीख गई। वो उनको पापा को मम्मी को बोला अभी ये समंदर में करने वाली अच्छा करेगी, आप उसको भेजो।
मम्मी पापा ने हाँ कर दिया, हम उसको प्रैक्टिस के लिए उड़न लेके गए समंदर में। उधर भी उसने अच्छा किया। बाद में वो बोली मेरे को समंदर का इवेंट करने का है, अटल सेतु से गेटवे ऑफ इंडिया। हमने तारीख डेट निकाला, उसने 1 मई को कंप्लीट किया। वो नन्हे कदम, बड़ा हौसला और अडिग विश्वास। अनया ने साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन इरादे अगर बड़े हों तो समंदर भी रास्ता दे सकता है। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। बीसीसीआई ने 2 मई को महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है और इस घोषणा में चंडीगढ़ की नंदिनी शर्मा का नाम भी शामिल है। नंदिनी इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप में चयनित होने के बाद से बेहद खुश हैं। ऐसे में हमारी अगली आज की यानी कि 5वीं गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। चंडीगढ़ की नंदिनी शर्मा का भारतीय टीम में चयन। चंडीगढ़ की रहने वाली नंदिनी ने इस साल विमेंस प्रीमियर लीग में हैट्रिक कर सनसनी मचा दी है। अपने प्रदर्शन की बदौलत अब नंदिनी का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में किया गया है। नंदिनी का चयन विमेंस T20 वर्ल्ड कप में किया गया। नंदिनी को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था और वो अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलने जाती थी। नंदिनी शर्मा को इससे पहले किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में नहीं चुना गया और वो पहली बार इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए डेब्यू करेंगे। नंदिनी मध्यम गति की गेंदबाज हैं जिन्होंने महिला प्रीमियर लीग 2026 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 10 मैच खेलकर कुल 17 विकेट हासिल किए थे। टीम में चयन के बाद नंदिनी और उनके परिवार वाले बेहद उत्साहित हैं। नंदिनी का मानना है कि जीवन में कभी किसी को हार नहीं माननी चाहिए। वहीं उनकी मां सीमा शर्मा ने भारतीय टीम में चयन के लिए नंदिनी की कड़ी मेहनत को जिम्मेदार ठहराया। मैंने नहीं रोका कि कोई बात नहीं, खेले, अगर तुझे क्रिकेट खेलना क्रिकेट खेल ले। हमारे आस पड़ोस के मना करते थे कि लड़कों के साथ खेलती है, कि लड़कों से बातें करती है। मैंने कहा वो बच्चा मेरा ठीक है, मुझे क्या उससे वो है, बच्चे का जो इच्छा है वो करे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा मेहनत, देखो लड़के खिला रहे हैं क्रिकेट, मेहनत तो वो कर रही है। आगे जाके कैसे खेलनी कैसे नहीं खेलनी ये तो लड़कों को ज़्यादा पता था उस टाइम पे, क्योंकि ये तो बच्चा है, इसको तो कुछ समझ नहीं। सर उसके खिलाते नहीं थे तो आके मेरे को बोलती सर तो मुझे खिलाते नहीं है। गुस्से में क्रिकेट छोड़ के बैठ गई। फिर गई भाई को बोलती भाई मेरे को लगा दे दोबारा। फिर भाई ने फिर दोबारा लगवाया। तब से मेहनत करी। मैंने कहा अब अगर छोड़ा ना तो नहीं लगवाऊंगी। फैमिली ने तो मुझे बहुत सपोर्ट करा। मुझे लगता है कोचेज़ ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो भी लोग मिले हर एक का कुछ ना कुछ मुझे सिखाया है सब ने। मैं यहाँ हूँ मुझे लगता है सबकी वजह से हूँ, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बहुत ही जल्दी क्रिकेट चूज़ कर लिया था लाइफ में, बट हाँ मुझे था बचपन में होता सबका अलग अलग ड्रीम। मेरा था लॉयर बनूंगी, एस्ट्रोनॉट बनूंगी, बट बहुत ही मुश्किल था वो सब, तो नहीं फिर मैं क्रिकेट ही। मैं बस ये बोलूँगी लाइफ में गिव अप मत करो कभी भी। मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत कभी ऐसा लगेगा तुम फेल हो चुके हो लाइफ में, बट वहीं से उठो, वहीं से सीखो। मतलब बहुत तुम्हें वो आगे पता लगेगा वो क्यों हुआ था, तो फिर गिव अप मत करो लाइफ में। गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और आदिवासी किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मैंगो फेस्टिवल में दक्षिण गुजरात के आदिवासी बेल्ट में बिना केमिकल के पैदा हुए मीठे आम विशेष रूप से प्रदर्शित किए गए। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में मैंगो फेस्टिवल की धूम। देखिए इस प्रदर्शनी में औद्योगिक विकास के साथ साथ इलाके की कृषि विविधता को भी उजागर किया गया। इस मैंगो फेस्टिवल का उद्देश्य आदिवासी किसानों को बेहतर बाजार और पहुंच देना है। ना कोई केमिकल, ना कोई मिलावट और ना ही सेहत का कोई खतरा, क्योंकि ये है स्पेशल आम। इनमें स्वाद भी जबरदस्त है और सेहत का पूरा भरोसा भी। और ये सेहत का भरोसा परोसा जा रहा है गुजरात के सूरत में। यहाँ औरो यूनिवर्सिटी परिसर में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जहाँ एक से बढ़कर एक आम की प्रदर्शनी लगी है। इस फेस्टिवल में करीब 15 स्टॉल्स पर आम की तरह तरह की किस्मों को सजाया गया है, जिसमें से 13 स्टॉल्स पर किसान आमों की बिक्री कर रहे हैं, जबकि 2 स्टॉल्स पर 70 से ज्यादा देशी विदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। अभी पूरे गुजरात में प्राकृतिक फार्मिंग का एक कंसेप्ट बड़े जोर से चल रहा है कि लोग केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करें और नेचुरल फार्मिंग करें। तो हमारे साउथ गुजरात में जो किसान हैं जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं बिना केमिकल रसायन और खाद के अलावा नेचुरल फार्मिंग के कंपोनेंट यूज़ करके, तो वो सब फार्मर को उसका जो उत्पन्न है उसका अच्छा भाव मिले, उसके लिए हमने मैंगो फेस्टिवल रखा है। इस मैंगो फेस्टिवल में
दक्षिण गुजरात के विभिन्न जिलों के किसान यहाँ अपने हाई क्वालिटी वाले प्राकृतिक रूप से उगाए गए आमों के साथ यहाँ आए हैं और इनका प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में साउथ गुजरात के 40 से 50 किसान शामिल हुए हैं, जो केमिकल फ्री, नेचुरल, मीठे और स्वादिष्ट आम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। प्राकृतिक तरीके से मैंगो की खेती की है। वो मैंगो खेती में हम टोटल जीवामृत, घनामृत के हिसाब से हम खेती करते हैं, सेंद्रीय खादर का उपयोग करते हैं। और डांग की खासियत है कि बिना पीएच के केरी माना जाता है कि उसमें क्या पानी की क्वालिटी बहुत कम होती है, पानी दिया ही नहीं जाता, जो बारिश का पानी है वही पानी उसको मिलता है। इससे जो फूड की क्वालिटी अच्छी होती है, खाने में मिठास बहुत बढ़िया आती है। जो मार्केट रेट से हमको डबल भाव मिलता है। जो खरेखर जो ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, जिसको पता है कि प्राकृतिक क्या है, वो कभी भाव रेट नहीं देखते, वो क्वालिटी दिखते हैं। और इधर जो गुजरात वाइब्रेंट का एग्जीबिशन हुआ, उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कल हमारा अच्छा सेलिंग हुआ एक दिन के पहले दिन में ही। देशी आमों के अलावा इस फेस्टिवल में विदेशी कई किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहीं खुशबू मन मोह रही है, तो कहीं स्वाद लोगों को बार बार चखने पर मजबूर कर रहा है। खास बात यह है कि यहाँ आम सीधे किसानों से खरीदे जा सकते हैं, यानी खेत से सीधे आपकी थाली तक शुद्ध आम पहुँचने का वादा किया जा रहा है। में जो केमिकल वाली जो मैंगो होती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ किया हुआ, उसका अभी 20 किलो का रेट करीबन 1800 से लेके 2500 तक चलता है। तो ये जो केमिकल मुक्त है, जहर मुक्त मैंगो फ्रूट्स, वो फार्मर यहाँ पे 3000 रुपया प्रति 20 किलो बेच रहे हैं। और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है पेस्टिसाइड का, केमिकल का। दूसरा, यहाँ पे ट्राइबल इलाका बहुत बड़ा है, जहाँ पे बिना पानी मैंगो का कल्टीवेशन होता है, तो उसके कारण भी यहाँ की आम स्वीट रहती है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में आमों की एक खास प्रदर्शनी लोगों को खूब लुभा रही है, क्योंकि मिलावट के इस दौर में अब लोगों की पहली पसंद नेचुरल और केमिकल फ्री स्वाद बन गया है। सूरत में आयोजित इस मैंगो फेस्टिवल में किसान आम को भरोसे के साथ लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यहां आने वाले लोग न सिर्फ इन आमों का स्वाद ले रहे हैं, बल्कि उनकी शुद्धता और प्राकृतिक खेती के तरीके को भी समझ रहे हैं। साथ ही इस प्रदर्शनी में जब लोगों को केमिकल फ्री प्राकृतिक तरीके से उगाए गए आम मिल रहे हैं, तो वे कीमत से ज्यादा क्वालिटी और सेहत को अहमियत दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर एक बार फिर से बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से मई की गर्मी में मौसम कूल हो गया है। मई में लू के थपेड़ों के बजाय बर्फ और बादल बरस रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है, मई में पहाड़ों पर जनवरी जैसा मौसम। आपको बता दें, मई की शुरुआत ठीक उसी तरीके से हुई जैसे कि अप्रैल की हुई थी, यानी मई की शुरुआत में भी पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिर चुकी है कि मई में जनवरी जैसा महसूस होने लगा है। मई में लू के थपेड़ों की बजाय ठंडी फुहार है। बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हैं, तो बारिश की बूंदों से मैदानी इलाके ठंडे हो गए हैं। ये देख हर कोई यही कह रहा है कि इस बार मौसम ने सच में जादू कर दिया। मई में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है। मतलब जब देश भर में गर्मी की उम्मीद थी, तब कुदरत ने सरप्राइज दे दिया, जिसके बाद ऐसे हसीन नजारों से लोगों का सामना हो रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की हैं। यहाँ इतनी बर्फ गिर चुकी है कि सड़क तक नजर नहीं आ रही। दूर तक बर्फ का सफेद कारपेट मानो बिछा है। रोड के किनारों पर छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ बन चुके हैं। कश्मीर में अचानक मौसम में फिर एक बार बदलाव हुआ है। सोमवार और मंगलवार को कश्मीर के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिससे न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। सोनमर्ग का ये नजारा बेहद दिलचस्प है। रुई के फाहों की तरह बर्फ गिर रही है। इतनी बर्फबारी हुई कि गाड़ियों के ऊपर मोटी परत जम गई। अमूमन ऐसा नजारा दिसंबर से जनवरी के बीच में दिखता है। गुरेज घाटी में बर्फबारी के बाद मुगल रोड का हसीन नजारा देखने को मिला, जिसके बाद सैलानी बर्फ से ढकी सड़क पर ड्राइविंग के लिए निकल पड़े। कुदरत का खूबसूरत नजारा चमोली में बद्रीनाथ धाम में भी नजर आ रहा है। यहाँ की ऊंची ऊंची चोटियाँ चांदी सी चमक उठी हैं। बादलों से आसमान घिरा हुआ है और तेज हवा का शोर
साफ सुनाई दे रहा है। बद्री विशाल के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु बरसाती पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में भी खूब बर्फबारी हुई। आसमान से गिरती बर्फ के बीच यमुनोत्री धाम भी बेहद खूबसूरत नजर आया। दर्शन को पहुंचे भक्तों को यहाँ प्रकृति का बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। पहाड़ से मैदानों तक इसका असर है। ऐसे में कुछ दिन के लिए ही सही, लोग गर्मी को भुलाकर मई में ही जनवरी वाला फील ले रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।